हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को और बात करेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के बारे में। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको रिपीट कर दूँ, जो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करी थी नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स 1998 के बाद, जिसमें उसने 3 इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करे थे: रेपो रेट, रीपर्चेज ऑप्शन रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, द लेटेस्ट एंट्रेंट इन 2011 अंडर LAF। ओके, इसके अलावा ये LTRO लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या हैं? देखो, जनरली जो रेपो रेट होता है या रेपो रेट ऑप्शन जो होता है वो कैसे ड्यूरेशन के होते हैं? शॉर्ट टर्म होते हैं ना। क्या रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखवानी पड़ती है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास? कितना रेट चल रहा है इसका फिलहाल? लगभग भूल गए, 4% यार, 4%। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना कि बस आप रेपो रेट अगर याद कर लो तो बाकी तो आपकी हेल्प हो जाएगी। अभी लॉन्ग टर्म रेपो रेट क्या है? यानी कि ऐसा रेपो रेट होगा जो कि लंबे समय के लिए होगा। देखने वाली लेकिन हमारी 2 चीज़ों की बात है। एक तो ये रेपो रेट है लेकिन लंबे समय वाला। क्या इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं वो लगेंगी? देखते हैं। ये एक रीसेंट टूल है जिसके माध्यम से आरबीआई जो है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को जो रेपो रेट चल रहा होता है, कितना चल रहा है रेपो रेट? कितना? 4%। इस 4% रेट पर 1 से 3 साल का लोन दे देगा। कितनी टाइम ड्यूरेशन की कीवर्ड, इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको। 1 से 3 साल का। जब भी ऐसी कोई चीज़ हो ना तो श्रेया अपने नोट्स में ना नोट डाउन कर लिया करो। आजमा कैसे? मैं जैसे हूँ अपनी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन को मिटाने के लिए ना 1 ईयर, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स लिख लेता हूँ। इसको कर देता हूँ ब्रैकेट में मैक्स, इसको कर देता हूँ ब्रैकेट में मिनिमम। क्यों? श्रेय, अगर कल कोई स्टेटमेंट आ जाए कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस जो है वो उसके अंतर्गत जो लोन है वो 2 साल के लिए दिया जा सकता है। अब दिमाग के अंदर क्या होता है, इतना सारा प्रेशर होता है, हम कहेंगे यार वो तो 1 से 3 साल का था। अब दिख नहीं रहा कि सामने यार इसके अंदर दूसरा साल भी तो कवर हो रहा है। छोटी छोटी ये बातें हैं लेकिन यार ये दिमाग की नसों को खोलती हैं, पता है, एनालिसिस करने के लिए और एग्ज़ाम में सही क्वेश्चन करवाने के लिए। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये सब बातें मैं आपको। अगर आप इनको सीरियस लेना शुरू कर दो, आप सब लोग इसको एक्सपेंड ही तो करना है इसको, लेकिन आप ये सोचो ना कि आपको कॉन्फिडेंस भी तो रहेगा। अच्छा, 1 साल होता है, 2 साल होता है, मैक्सिमम 3 साल होता है, मिनिमम होता है 1 साल। ठीक है, यहाँ पर आ गई ना बात। एक्सेप्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विथ मैचिंग और हायर टेन्योर एज कोलेट्रल। मैचिंग और हायर टेन्योर मतलब किसकी टेन्योर से बात करी जा रही है? जो रेपो रेट के अंदर होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यहां पर एक्सेप्ट करा जाता है, राइट। आरबीआई की जो एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है LAF, एक ब्रॉडर टर्म है कि शॉर्टर टर्म है? बताओ। ब्रॉडर क्या क्या आता है LAF के अंदर? जल्दी बताओ। 3 कौन से इंस्ट्रूमेंट्स? LAF आया कैसे? LAF का बर्थ कैसे हुआ? नरसिम्हन कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट का नाम बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। कौन सा साल? 1998। क्या अडॉप्ट करा आरबीआई ने इसके अंतर्गत? कौन से 3 बच्चों को पैदा करा? नंबर 1 रेपो रेट, नंबर 2 रिवर्स रेपो रेट, नंबर 3 लेटेस्ट एंट्रेंट MSF। कौन सा साल? 2011। तीनों में क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लगती हैं? रेपो में लगती है, MSF में लगती है, रिवर्स में बात आरबीआई लेता ना। अच्छा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को एक बात मैं आपको बताना भूल गया था। श्रेया ने पॉइंट रेज करा था, मैं डिस्कस नहीं कर पाया। रिवर्स रेपो रेट में जो ये बैंक अपना शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स अपना मनी जो पार्क कर रहे हैं, दे रहे हैं आरबीआई को, इस पे कुछ मिलेगा इनको?
क्या कि टॉफी इंटरेस्ट, ठीक है, ब्याज मिलता है। और ये शॉर्ट टर्म के लिए पता है क्या होता है, आरबीआई क्यों देगा फालतू का ब्याज? उसने तो लिक्विडिटी को सक करने के लिए ये स्टेप उठाया था, फालतू के ब्याज क्यों बढ़ता फिरेगा? लेकिन बस ये कि रखता है पैसा तो बांटना पड़ता है। क्या करे श्रेय? इसलिए सबसे कम है, इसलिए चालाक है ना आरबीआई में, फ्री का पैसे कौन बांटता है यार। आरबीआई की जो एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है, इट ऑफर्स बैंक मनी फॉर देयर इमीडिएट नीड्स, है ना, रेंजिंग फ्रॉम 1 डे टू 28 डेज। यानी कि आपको ये वाली बात भी क्लियर हो गई, ये जितना शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की बात कर रहा था ना, 28 दिनों तक बैठता है टाइम पीरियड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनमें से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, इनमें से मैक्सिमम किसका और मिनिमम किसका? 1 से 28 दिन तक किसका लिखूं मैं? वेरी गुड, 1 डे इधर लिख देता हूँ। ओवरनाइट वाली बात याद है कहाँ गया? ये रहा ओवरनाइट। बाकी सब में कितना लिख दूं मैक्सिमम? 28 डेज। यहां कितना लिख दूं? इसको भी एक बार के लिए हम क्रॉस चेक कर लेंगे। मैं अपडेट तो नहीं कह सकता, क्या पता चेंज ना हो, अभी तक जैसा चल रहा है वैसे ही हो, एक अपडेट कर लेंगे अभी। लेकिन एलएएफ के अंतर्गत आरबीआई ऑफर करता है बैंक मनी जो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की इमीडिएट नीड्स को मीट करने के लिए 1 से 28 दिन। यहाँ पर भी ना रिवर्स में भी अगर मैं आपको बताऊँ ज़्यादा दिन नहीं लगता है, 28 दिन से ज़्यादा नहीं लगता। 28 भी बहुत ज़्यादा इन्होंने बोल दिया। आरबीआई क्यों फालतू का इंटरेस्ट देगा, बात वही आ जाती है। जबकि एलटीआरओ लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो है, इट सप्लाइज देम विद लिक्विडिटी फॉर 1 to 3 years नीड्स। अब होता क्या था, बड़े सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ये कहते थे, सर 1 महीना भी पूरा नहीं होता है और आपको हमें आपको 4% का ब्याज देना पड़ता है आपसे लोन उठाने के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ब्याज की दरें यही रखो 4% और लंबे समय के लिए लोन दे दो। हम हर 28 दिन के बाद 4% करते रहेंगे तो सर कोई बात नहीं, आप तो ले लेते हो, लेकिन अल्टीमेटली सर बैंकिंग बिहेवियर जो होता है लोगों का इससे इन्फ्लुएंस होता है, लोन महंगे हो जाते हैं, हमारा भी भट्टा बैठता है, अल्टीमेटली मनी सप्लाई भी, बहुत कुछ इससे आपको भी स्टेप्स कम ज़्यादा के करने पड़ते हैं। तो सर कुछ तो करो। तो जो पर्पस था एलटीआरओ को इंट्रोड्यूस करने का आरबीआई के द्वारा, वो ये एश्योर करना था शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को that there is durable liquidity, रीजनेबल कॉस्ट पर 1 से 3 साल के लिए हम आपको पैसा पहुंचा दें। लिक्विडिटी का मतलब क्या? मनी, ठीक है। ड्यूरेबल मतलब क्या? टिकाऊ पैसा। ये बाकी सारे पैसे कैसे हो जा रहे हैं? जब आरबीआई लोन दे रहा है 28 दिन के अंदर एक्सपायर, वापस दो पैसा मेरा, प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना? 4%। रीजनेबल कॉस्ट पर, रीजनेबल कॉस्ट मतलब क्या? 3 साल के लिए, 28 दिन तो छोड़ो, 1 साल 365 दिन, 1000 दिन, 365 दिन इंटू 3, 1000 डेज प्लस के लिए लोन दे दिया, 4% ही ब्याज। अब इससे होता क्या था, जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स होते थे ना, जो आरबीआई चार्ज करता था, एलटीआरओ विल हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन शॉर्ट टर्म मार्केट इंटरेस्ट रेट्स विच इज चार्ज बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। क्यों? आरबीआई क्योंकि 4% इनसे लेता था। जब इनको 4% देना पड़ रहा है तो ये किससे वसूलेंगे? जब ये लोन किसको देंगे? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, हमें, जनता को। मेरी बात पल्ले पड़ रही है? जब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कोई आरबीआई से
कितने रेट पर लोन उठाना पड़ रहा है? कितना रेट है रेपो रेट का? 4%। 28 दिन के लिए पैसा आपने किसी से उठाया, श्रेय 4% का ब्याज लग रहा है उसके ऊपर, कम होता है ये क्या? एंड आशिमा छोटा मोटा पैसा है ये, पता ना क्या वो चिल्लर में उठाएंगे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा? करोड़ों का होगा कि नहीं होगा मिनिमम? अब 4% करते करते होता क्या था, किसी किसी बैंक की बैलेंस शीट श्रेय क्लियर बन नहीं पाती थी, फिर उठाना 28 दिन के लिए, फिर उठाना 28 दिन के लिए, फिर उठाना 28 दिन के लिए। 3 महीने के अंदर जब वो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कह रहे साला 12% से लेकर 16% का 3 से 4 महीने के अंदर तो ब्याज ही ब्याज लग गया। अब क्या करेंगे, जब वो कस्टमर्स को, हम जैसे लोगों को जब वो लोन देंगे, हाउसिंग लोन, ये लोन, फलाना लोन, डिकमा लोन, हमें महंगा पड़ेगा। अल्टीमेटली वी विल स्टेप बैक फ्रॉम टेकिंग लोन। और आपको पता है, जब बैंक लोन नहीं दे पाएंगे, इकोनॉमिक साइकिल, इकोनॉमिक ग्रोथ चलेगी कैसे? आरबीआई ने ये बैंकों के लिए राहत नहीं दी है, ये राहत किसके लिए है? कौन सफर ना करे? हम लोग। लंबे समय के लिए लोन उठाना, मतलब लंबे समय के लिए जब जैसे जैसे साल बढ़ते रहते हैं, लोन उठाना बैंकों से मुश्किल हो जाता है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक गद्दार नहीं है, लेकिन अपनी भी तो रिकवरी उनको करनी है ना। जो 4% आरबीआई को जो गया है, वो किससे रिकवर करेंगे? हमसे। और जब देखो, फिर से लाइन पढ़ो, एलटीआरओ जब इट विल हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन शॉर्ट टर्म मार्केट इंटरेस्ट रेट, जो कि चार्ज करा जाता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के द्वारा, इट विल बूस्ट, अल्टीमेटली इट विल बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट छोड़ो, मतलब बेसिकली बात ये है, बिजनेस एक्टिविटीज से प्रमोट होगी, वो आसानी से लोन ले पाएंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिजनेस इंडस्ट्रीज फर्म वगैरह। यूजिंग एलटीआरओ, आरबीआई एम्स टू ensure that the impact of increase in money supply, ये अप्रोप्रिएट तरीके से कन्वर्ट हो सके, देखने को मिले कि मनी सप्लाई अगर इंक्रीज हुई है ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी इससे सुनिश्चित हो। और मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज हो गई? लंबे समय के लिए आरबीआई ने उसी रेट पर, जिस रेट पर 28 दिन के लिए लोन दे रहा था शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को, जिसको रेपो रेट बोला जाता है, उसी लोन को रेट तो वही रखा लोन की, लेकिन सीमा कितनी कर दी? 28 दिन से मैक्सिमम कितनी कर दी? 1 साल से 3 साल। तो मनी सप्लाई ज्यादा होगा कि नहीं होगा लंबे समय के लिए, बताओ? लेकिन आरबीआई यहां पर ये इंश्योर करना चाहता है कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंप्रूव हो। ये ना हो कि मनी सप्लाई होने की वजह से क्या फिनोमेना पैदा हो जाए, जल्दी बताओ। ज्यादा मनी सप्लाई जब हो जाता है तो क्या होता है? इन्फ्लेशन, जिसका रिजल्ट किसके ऊपर पड़ता है? ये इंपैक्ट, रिपरकशन पब्लिक के ऊपर, जनता के ऊपर। आरबीआई एक स्टेप और आगे गया। रेपो रेट चल रहा था, रिवर्स रेपो रेट चल रहा था, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी चल रहा था, अंडर द कैटेगरी ऑफ एलएएफ। एलएएफ के बियॉन्ड जाकर आरबीआई जाता है कुछ साल पहले एलटीआरओ पे। एलटीआरओ से एक स्टेप और, जहां पर आरबीआई करेंटली सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़ा हुआ है लोन देने के लिए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, उसको कहा जाता है टीएलटीआरओ। ये सबसे टॉप लेवल की करेंटली सीढ़ी है आरबीआई के पास। देयर इज अ सिमिलर टूल नोन एज टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, है वही लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। आपको डिफरेंशिएट कल को आ सकता है, यूपीएससी क्रूअल है बहुत ज्यादा, मैं बता रहा हूं। डिफरेंशिएट बिटवीन रेपो रेट या रेपो ऑपरेशंस, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस एंड टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। इट इज, क्या कह रहे हो? हाँ, लॉन्ग टर्म कोई, मतलब फुल फॉर्म को ही बोला जाता है, इसकी एब्रीविएशन है एलटीआरओ। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है टीएलटीआरओ। एलटीआरओ के आगे टी लगा दो, टारगेटेड। इसको भी आरबीआई के द्वारा यूज करा जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये सब कुछ जो है ये कौन सी पॉलिसी है? एलएएफ, एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलटीआरओ, टीएलटीआरओ, क्या है ये सब कुछ? मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई, है ना?
TLTRO डिफर्स फ्रॉम LTRO। कैसे? यहां पर जो लोन प्रोवाइड करे जाते हैं ना, हेयर लोन्स प्रोवाइडेड आर टारगेटेड। जिस पर्पस के लिए स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो हैं वो लोन मांग रहे हैं, तो TLTRO स्कीम के अंतर्गत वो फंड्स उनके उसी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के अंदर डिप्लॉय करे जाएंगे आरबीआई के द्वारा। आरबीआई जर्नल खाते के अंदर पैसे नहीं देगा ये स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को। क्या रेपो रेट के अंदर जनरल खाते के अंदर पैसे पहुंचा देता है आरबीआई? करंट अकाउंट खोल रखा होता है इन बैंकों ने आरबीआई के पास, वहां पर जाता है। LTRO के अंदर जनरल खाते के अंदर जाता है। लेकिन यहां पर ना आपका एक स्पेसिफिक खाता होता है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, शुरू में ना जैसे किसी को फेलोशिप स्कीम मिल गई या कुछ मिल गई तो सरकार ना जनरल खाते के अंदर पैसा पहुंचा देती थी अभी कुछ साल पहले। अब मयूर, लेकिन आप ये चीज़ जानते होंगे, अगर एजुकेशन के लिए अगर पैसा मिल रहे थे सरकार से आपको 50,000 रुपये 60,000 रुपये PhD वगैरह के लिए, तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अब उसको सरकार बड़ी चला के अब वो कहती है कि ये ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा आपके यूनिवर्सिटी वगैरह में ये खाते में पैसा। आप लोगों को शायद से पता हो किसी को ऐसा। लोग पहले क्या करते थे, बाढ़ में जाए PhD MPhil वगैरह मिल गया फेलोशिप के अंदर पैसा निकालो, उसको विड्रॉ करो, मजे करो, गर्लफ्रेंड को घुमाएंगे पल्सर पे। अब लेकिन क्या वो पैसा लॉक है आपका, है आपका ही, लेकिन सरकारें बोलती है क्यों, तुम्हें टारगेटेड उसके लिए चाहिए था ना, पढ़ाई के लिए तो तुमने कमाया पैसा, अब उसी के लिए जाने दो। तुम विड्रॉ करके करोगे क्या? जहां पर पहुंचना हम पहुंचा तो रहे हैं, तुम्हारा पैसा है तुम्हारी आंखों के सामने। कुछ ऐसी ये चीज है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैव टू डिप्लॉय द फंड्स अवेल्ड अंडर TLTRO स्कीम। अगर उन्होंने TLTRO स्कीम का फायदा लिया है और आरबीआई ने अगर उसको इनके अंतर्गत लोन लिया है, तो उनको स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के अंतर्गत ही वो पैसा एलोकेट करना पड़ता है। जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाले, मतलब लंबे समय के इन्वेस्टमेंट वाले, ये भी लंबा समय ही होता है इसका, क्योंकि जब LTRO ही 1 से 3 साल का है, तो ये बस ये भी लंबे समय का ही है, 1 से 3 साल का। बस यहाँ पर क्या है कि ये टारगेटेड चीज़ के लिए है। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, एक तय सीमा के अंदर इसी में पैसा एलोकेट करना पड़ता है बैंक को। अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को, अगर बैंक जो है इस चीज़ से अवॉइड नहीं करते हैं तो उनको पीनल इंटरेस्ट पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ती है, और वो पेनल्टी जो होती है वो रेपो रेट से भी ऊपर होती है। फिर वो लो उठा लो ब्याज, विच इज क्वाइट हायर देन द प्रिवेलिंग रेपो रेट। 4% से भी ऊपर की फिर पेनल्टी देनी पड़ती है। तो वो फिर एक बार बताना, अब आपको लाइन बड़ी लाइट लगी होगी, लेकिन श्रेय एक बार बताना, जब 4% से ऊपर की अगर पेनल्टी देने लगे तो बैंक यही ना सोचे इससे बढ़िया तो रेपो रेट या LTRO के अंदर ही पैसा उठा लेते कम से कम। ये वो चीज हो जाती है जैसे मतलब मान लो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर किसी बैंक को ना, ICICI बैंक को कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर इमीडिएटली 250 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने हैं, जल्दी चाहिए उसको। तो आरबीआई कहेगा अच्छा चाहिए ना, और तुमने क्या कहा था कि हमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर इतना पैसा इन्फ्यूज करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है इतनी, तो अब तुम 250 करोड़ ये सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए एलोकेट करोगे, जैसा कि तुमने हमें प्रॉमिस करा है। अच्छा कितने दिन तक करोगे? सर आप पहले पैसा भिजवाइए, हम रोज 50 करोड़ करके डालते रहेंगे, 5 दिन के अंदर डाल जाएंगे, 5 से 25 250 करोड़ पहुंच जाएंगे। ठीक है, छठे दिन अगर नहीं पहुंचे अगर पैसे तुम्हारे सारे 250 करोड़ रुपए, 4% का बेटा पैसा भी पूरा वापस ले लूंगा, 4% की पेनल्टी भी लगेगी, ये बोलता है आरबीआई को। सबसे पहला ऑक्शन कोविड के टाइम पर आरबीआई ने कर रहा था TLTRO का, क्योंकि बैंक्स के फिर जो एक्टिविटीज थी ना श्रेया मयूर, उस टाइम पर बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी आशिमा, बैंक बहुत स्पेसिफिक चीजों पे चल रहा था ना, और बैंक परेशान भी थे उस टाइम पर। आपको पता होगा जैसे हम लोग ही हैं, फोन ले रखा है, कुछ ले रखा है, उसकी किस्तें जा रही हैं, बहुत सारी चीजें, वो कहाँ दे पा रहे हैं? घर वाले हमें क्या समझा रहे थे, अरे पहले रोटी के पैसे हो नहीं पा रहे हैं, पहले उसको बचाओ, फिर देखना दुनिया पता नहीं कहाँ जाएगी। अब ये उस टाइम पर हम बैंकों के पैसे भर रहे थे या फिर अपने जीवन को बचाने के बारे में सोच रहे थे? बताओ। घर का राशन का इंतजाम के बारे में लोग इंसान पहले सोच रहा था, या फिर वो ये टीवी फाइनेंस करवानी है या आईफोन फाइनेंस करवाना है इसके बारे में सोच रहा था?
लेकिन मान लो जिन्होंने करवा रखा था, बैंक तो फंस गए, बैंक के पास पैसा वापस आ ही नहीं रहा था। काफ़ी लोग जो थे वो उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम पर। बैंक तो हर जगह से ठुकरा था। तो पहला ऑक्शन आरबीआई ने 2020 में करा था टीएलटीआरओ के अंतर्गत। बैंक बोल रहे थे हमें इस स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए पैसा चाहिए सर, इसकी वजह से बैलेंस शीट बहुत बिगड़ रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो आरबीआई ने ओवरऑल सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए भारत के अंदर जितने हैं सारे के सारे एक साथ पहला ऑक्शन रखवाया था, पहला ऑक्शन। और भी हुए हैं इसके अंतर्गत ऑक्शन, आज भी चल रहा है ये सब कुछ, लेकिन 25,000 करोड़ का। और उस टाइम पर अगर बैंक, अगर टीएलटीआरओ के अंतर्गत मान लो कोई छोटा सा एग्जांपल पकड़ लेते हैं, पीएनबी बोल रहा है कि हमें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए 8,000 करोड़ रुपीज चाहिए, जिसको हम एलोकेट कर देंगे 19 डेज में। मान लो ऐसी सिचुएशन है, 20वें दिन अगर पीएनबी ये फेल कर जाए कि वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में नहीं डाल पाए 8,000 करोड़ रुपए, और जैसा कि उसने टीएलटीआरओ के अंतर्गत बोरो कर लिया आरबीआई से, अब आरबीआई क्या करेगा? कितनी? हायर देन रेपो रेट। रेपो रेट कितना है? 4%। बता दो हायर देन रेपो रेट, आप लोग अपने हिसाब से कोई बना लो। नहीं, ऐसा नहीं जाता, ऐसा नहीं जाता है कि 5-6%, 4 पॉइंट समथिंग जाता है। ठीक है, बर्बाद नहीं करना है बैंकिंग सिस्टम को। 4.75 बोल दूं, लेकिन ये 4 पॉइंट, अब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया आशमा, ये 4.75% किसके ऊपर लगेगी पेनल्टी? कितने रेट के ऊपर? कितना कितना पैसा? किस चीज का 4.75%? किस चीज का? वेरी गुड। This will be the penalty under TLTRO। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ना श्रेया, इसको ठीक कर लेना। कहाँ गया ये? इफ scheduled commercial banks does not abide, they have to pay penal interest on borrowed funds or amount which is quite higher than the prevailing repo rate। समझ में आया? बताओ। जोन सी इंस्टॉलमेंट रुक जाएगी मतलब? नहीं, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की मतलब ही नहीं है यार, तय सीमा के अंदर बस वो पैसा डालना है। तुमने अगर प्रॉमिस करा कि यार इतना इतना मैं पैसा इतनी इतनी डेट तक डाल दूंगा, देखो ना कीवर्ड यही है जो मैं गोले मार करता हूँ, मजाक के लिए थोड़ी ना करता हूँ मैं, ये स्टुपिडेटेड टाइम फ्रेम। यहाँ पर बस ये चीज़ है कि तुमने प्रॉमिस कर रखा है कि मतलब इतने इतने टाइम तक मैं दे दूंगा, नहीं दे पाए, मतलब तुम कर ही नहीं कर, दे नहीं दूंगा, सॉरी इतने इतने टाइम तक एलोकेट कर दूंगा, तुम एलोकेट ही नहीं कर रहे हो, डाल के रख गए हो उस पैसे को। यार आपने किसी को 5,000 रुपये दिए कि जाओ तुम उसके खाते के अंदर डलवा देना, वो पर्सन आपको फ़ोन करके सुना रहा है भाई क्या हो गया, 5,000 रुपये मेरे पहुंचे नहीं, तो आपने जिसको दे रखे थे आप उसके गर्दन नहीं पकड़ोगे? क्या हो गया भाई, तेरे को उसने बोलने को दिया था, तू तो रख कर बैठ गया उसको, अंडे सेक रहा हो जैसे तू। है ना, ये चीज़ है।
ओपन मार्केट ऑपरेशन, थर्ड इंस्ट्रूमेंट, कंफ्यूज मत होना। हमने अभी तक बैंक रेट कर लिया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कर दिया, अब ओपन मार्केट ऑपरेशन छोटा सा, इसको देखते हैं। हमने पढ़ा था इसको सीबीएसएस दिवस से। आरबीआई यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग करता है ओपन मार्केट के अंदर, इन द पब्लिक मार्केट्स। इसी को कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और ये कहां करता है, कौन से होते हैं ओपन मार्केट? वेरी गुड, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स की फॉर्म में। और वैसे तो एक कंपनी के लिए होता है, मुझे टर्म यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन मोटा मोटी कंसेप्ट के लिए समझ लो, आईपीओस काइंड ऑफ। कुल मिलाकर स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स को इंट्रोड्यूस करके, क्यों होते नहीं है, पीएनबी के स्टॉक, आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक, कोटक महिंद्रा के स्टॉक होते कि नहीं होते, बताओ। पूरा दिखाया था मैंने आपको, आई थिंक ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग व्यू पे ले जाकर। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जीसेक्स जिनको शॉर्ट में बोलते हैं। आप ये टर्म यूज कर सकते हो, डोंट वरी। आपको जब भी शॉर्ट फॉर्म किसी चीज की यूज करनी होती है ना, जैसे मैंने मान लो ओएमओ आपको यूज करना है, अगर आप इसको यूज करोगे ना मेंस के आंसर राइटिंग में, आपका वो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन कैंसिल इन द सेंस कि समझ जाओ कि नंबर नहीं मिलेंगे, वाहियात नंबर मिलेंगे। तरीका क्या होता है, अब बार बार भाई ओपन मार्केट ऑपरेशन में लिखूंगा 5 बार, अगर मैं इसको लिख गया तो 2.5 मिनट तो यही चलेगा मेरे। इसका तरीका होता है, एक बार आप ओपन मार्केट ऑपरेशन लिखो, जब फर्स्ट टाइम आपने लिखा उसके ब्रैकेट में ओएमओ मेंशन करो, उसके बाद बस सेंटेंस में चाहे 100 बार आप यूज करो ओएमओ यूज करते रहो। फर्स्ट टाइम आप फुल फॉर्म हमेशा यूज करा करो, उसके बाद उस आंसर के अंदर 250 वर्ड्स में से अगर आपका 50 बार भी आपको वो एब्रीविएशन यूज करनी है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। यह आंसर राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बार फुल फॉर्म आपको यूज करनी पड़ेगी। जैसे मतलब मान लो आपको बार बार ब्रिक्स यूज करना है। अब आप सोच रहे हो इतना तो हर कोई जानता है, यूपीएससी भी जानता होगा। नहीं, यूपीएससी भूल जाओ, कुछ नहीं जानता। अगर आपने सिर्फ ब्रिक्स यूज कर दिया, यूपीएससी के लिए ईट है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ईट है, जिसको आपने कैपिटल भाषा के अंदर लिख रखा है। 0 है आपके नंबर, 0। आपको एक बार पूरा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका लिखना पड़ेगा, फिर आप चाहे 100 बार ब्रिक्स बोलते रहो। छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लिया करो, जब जब मुझे याद आती हैं तो चीज़ें मैं आपको बता देता। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो दिस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय आरबीआई। आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अपने पास रखी हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देता है। जब वो बेचता है तो उससे क्या रिपरकशन निकलता है, इंपैक्ट क्या निकलता है, मनी सप्लाई कम हो जाता है। कैसे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब बिकेंगी ओपन मार्केट के अंदर, स्टॉक्स रिलीज होंगे, उन स्टॉक्स को आप सारे लोग खरीदोगे। जब खरीदोगे स्टॉक्स को तो पैसे से खरीदोगे। बेचने वाला जब आरबीआई है, आपके अकाउंट में गए स्टॉक्स, पैसा किसके पास आया, आरबीआई के पास। तो आपके कैश बैलेंसेस को आरबीआई विड्रॉ कर देता है। और उतना ही करता है, उतना ही सेल करता है। यहां पर एक और चीज लिखी हुई है, बड़ी प्यारी लाइन है ये, फ्रॉम विद इन द इकोनॉमिक कंट्रोल्स। जितना मतलब उसको लगता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, उतना। आप ये सोचो कि आप 250 करोड़ के पीएनबी के शेयर खरीद लोगे तो उतने होने भी चाहिए, रिलीज होंगे तभी तो खरीदोगे। आप 2500 अरब के आईसीआईसीआई बैंक के शेयर खरीद लोगे, कैसे, होने भी तो चाहिए। ओके। ऑपरेशन ट्विस्ट बाय आरबीआई। 2019 में आरबीआई ने यूएस से इंस्पिरेशन लेते हुए अमेरिका
कि सेंट्रल बैंक से इंस्पिरेशन लेते हुए जैसा अमेरिका ने अपने देश में साल 1961 में करा था, ऑपरेशन ट्विस्ट इसने इंट्रोड्यूस करा 2019 में। क्या था? इट वॉज अ स्टेप यूज्ड बाय आरबीआई इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आरबीआई इंकरेज कर सके, पुश कर सके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बाय लोअरिंग, कम कर देना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स। ब्याज को कम कर दिया ताकि इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करा जा सके। करा कैसे आरबीआई ने वाला काम? दिस वॉज डन थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अगेन आरबीआई ने इस टाइम पर यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग करी थी। प्रॉपर क्या करा था? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो थी वो सेल आउट कर दी थी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को बाय कर लिया था। और इसको ऐसा भी कहा जाता है कि अपनी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को कन्वर्ट कर लिया था लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के अंदर। इसको मयूरी के एग्जांपल देकर बताऊं मैं। अपने इंट्राडे ट्रेड की होल्डिंग्स को इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। समझने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं बस मैं। आपने इंट्राडे में कुछ शेयर्स बाय करे कि 3:15 पे मार्केट बंद होगी तो वो चले जाएंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आ गया, लॉस होगा तो लॉस आएगा। लेकिन वहां पर एक कन्वर्ट का बटन भी होता है, आपको पता होगा, MIS और डिलीवरी स्टॉक मार्केट की एप्स पे। आप इसने क्या करा? उनको लंबे समय के लिए होल्ड कर लिया। तो यहां पर क्या करा इसने? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को सेल करके लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को बाय कर लिया। अब जब भी कोई लंबे समय की जो सिक्योरिटीज होती हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट वगैरह ऑब्वियस ही बात है, उसको कम करा गया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करा गया। ऐसा होता है, जैसे मैं एक बात बताऊं, आप जैसे बाकी लोगों को समझा देता हूं मैं, ये इंटरेस्ट रेट कम करने वाला और ये इन्वेस्टमेंट कैसे वो बढ़ती है। पता है श्रेया, अगर आप इंट्राडे में अगर ट्रेड कर रहे हो ना, जिससे मतलब मान लो इंट्राडे का मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो 9 पे ओपन होती है और 3:30 क्लोज हो जाती है स्टॉक मार्केट, ठीक है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, इसको कहते हैं इंट्राडे। ये एक दिन के लिए जो स्टॉक मार्केट खुली हुई है, यहां पर अगर आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आपको ना चार्जेस देने पड़ते हैं, आपके बड़े सारे तरह के, ये ड्यूटी, वो ड्यूटी, जीएसटी वगैरह बहुत कुछ लगता है, चाहे फिर आप लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो दिन के एंड में। और वहीं अगर आप अपने शेयर को आपने बाय करा, मैंने आपसे बोला कि श्रेया 1 लाख रुपए के पीएनबी के जो स्टॉक हैं इनको आज बाय कर लो और इनको छोड़ दो, साल 2030 तक देखो ही मत। आपने 1 लाख के शेयर बाय कर लिए, जो कि पीएनबी का मान लो कि अभी जो रेट चल रहा है वो 51 या 50 रुपीज के आसपास चल रहा है। 1 लाख रुपए के आपने बाय कर लिए। आप जो इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना लंबे समय के लिए, आपका पैसा भी धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा। और बाइंग के टाइम पर जब इंट्राडे में इतने सारे चार्जेस वगैरह ये सब जो लग रहे थे ना, ये नहीं लगते हैं फिर, पता है, लॉन्ग टर्म के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, है ना मयूर? वो तो जीरो होता है, बिल्कुल फ्री होता है होल्ड करना। एक सिंगल चवन्नी नहीं लगेगी, पता है श्रेया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होल्ड करने के लिए ऊपर। ये मैं रियल स्टॉक मार्केट की बात बता रहा हूँ मैं ये। और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ये भी तो स्टॉक मार्केट का ही पार्ट है, ये पूरा, सॉरी, जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है। ठीक है, समझ में आ गया? यही था ऑपरेशन ट्विस्ट। क्या था इसके अंदर? ट्विस्ट क्या था? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज वर कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। अब क्या करा, क्यों करा, कैसे करा, वो करंट अफेयर का पार्ट था। 2019 चला गया, हमें 2024 के ट्रेंड में फोकस करना है। अब ऐसे तो फिर 1 साल आरबीआई के बारे में ही पढ़ते रह जाओ, ऐसे तो आरबीआई के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। हम लोग यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ना कि आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम की। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही।